हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप रेगुलर इनकम कमा सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट से। दोस्तों, हम लोग वर्किंग तो करते ही रहते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। जो हम काम करते हैं उसके बदले में हमें अपने उतना प्रॉफिट या उतना हमें फ़ायदा होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होती हैं, चाहे हम काम करें या ना करें, उससे हमें रेगुलर इनकम होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो क्यों ना हम ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करें, अपने बचत में से बचत करें पहले तो। क्योंकि हमें सबसे पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एक माइंडसेट होता है गरीबी का, जिसमें आदमी सोचता क्या है कि मैं सारे खर्चे कर लेता हूँ, फिर जो कुछ बच जाएगा उसमें से मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो वो गरीबी का माइंडसेट है और इसमें बहुत मुश्किल है। जिसको कहते हैं ना, केक को खा भी लेना और रख भी लेना, है ना, फिर तो कुछ बचता नहीं है। आपने देखा होगा, जो लोग सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, वो पैसा फिर भी निकाल लेते हैं। चाहे वो मेरे को नहीं पता अब कितने की सिगरेट आती है। शराब तो कम से कम 200-300 रुपये की एक बंदा पीता ही है। और अगर वो कोई डेली का ड्रंकर है तो तकरीबन 9000 की शराब वो महीने में पी जाता है। तो इसी तरह सिगरेट पीने वाले हैं, अगर 2-4 सिगरेट भी आप पीते हो तो मेरे को लगता है 10 या 20 रुपये की होगी सिगरेट, तो वही 5-6 हज़ार रुपये वो फिर भी निकाल लेता है। और यही बात अगर सेविंग पे आ जाए तो हम वो पैसा नहीं निकाल पाते हैं, है ना। और सिगरेट पीने वाला भी ये भी तर्क दे देता है कि तू तो सिगरेट नहीं पीता, तेरे पास कहाँ है, दिखा कितने पैसे जमा किए हैं तूने। तो ये गरीबी वाला मानसिकता है। अमीरी वाली मानसिकता में क्या होता है कि सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बच जाता है उसमें से आप फिर खर्चा करते हैं। फिर आप सोच समझ के खर्चा करते हैं और आपके कोई भी फालतू खर्चे नहीं होते, ना ही फालतू शॉपिंग होती है। ये नहीं कि मॉल में गए और जो पसंद आया टोकरी में डाल लिया, तो उसमें हम सोच समझ के खर्चा करते हैं। ना फिर अननेसेसरी हमें ड्रेस लेने की इच्छा होती है, ना ही हमें अननेसेसरी कोई और खर्चा करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले हम ज़िंदगी में महीना शुरू होने से पहले जैसे ही हमें सैलरी मिलती है, एक पार्ट, चाहे जितने में आप कंफर्टेबल हों, तकरीबन 10% आराम से बंदा निकाल सकता है अपनी इनकम का टुवर्ड्स सेविंग। और ये ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हमें सिखाया नहीं जाता कि हमें कोई हेल्थ इमरजेंसी भी आ सकती है। क्योंकि सारा कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है नहीं। आप सरकारी अस्पताल में जाओगे, कोई इलाज नहीं करेगा आपका, होगा भी तो बहुत रो धो के ज़रा बहुत इलाज मिलेगा, आपको अच्छा इलाज नहीं मिलेगा। तो पहले तो हेल्थ केयर पे खर्चा हो जाता है, फिर कोई अनवांटेड इंसिडेंस हो गया, कोई बाढ़ आ गई, है ना, कोई घर में कोई परेशानी आ गई, कोई घर की कोई अप्लायंस ख़राब हो गया, है ना, या घर की छत कोई लीक हो गई, कुछ भी ऐसा खर्चा जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया और जिसके लिए हमने बजट नहीं बनाया, तो हमारी सेविंग में से ही वो बजट निकलना चाहिए। हमें वो चीज़ें सेव करनी चाहिए। 10% ऑफ आवर इनकम हमें सेव कर लेना चाहिए। मान लो अगर आप 20 या 30 हज़ार रुपये कमाते हो तो 2-3 हज़ार रुपये आपको ज़रूर सेव करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इन सेविंग से इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। ये कुछ साल ही हमें परेशान होने की ज़रूरत है, फिर हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे कुछ खर्चों का ध्यान रखेंगी और आप को इनकम देंगी, और वो आपकी एडिशनल इनकम होगी, जो आप काम कर रहे हो उसके एक्स्ट्रा होगी। तो उसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है फ़िक्स्ड डिपॉज़िट, जिसको मैं भी खुद लाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में 4 से लेकर 7% तक का ही सालाना ब्याज मिलता है, जो हमारी इन्फ्लेशन रेट से बहुत कम है। और सेकेंडली, इस ब्याज के ऊपर भी हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है अगर हम इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। बैंक वाले आपको 4 से 7% तक का ब्याज ही देते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 1% ज़्यादा दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट है,
ये आपको इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता। जितने पैसा आपने रखा हुआ है वो आपका पैसा धीरे 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 कम हो रहा है, क्योंकि उसकी खरीदने की क्षमता कम हो रही है ना। हम ऐसे समझ लेते हैं, जो पेट्रोल हम आज 100 रुपये में लीटर में लेते हैं, आज से 5 साल बाद हो सकता है वो 150 रुपये लीटर पहुंच जाए और हमारा पैसा उतना ना पहुंचा हो। तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, रुपए की खरीदने की क्षमता कम होना। तो उसके अलावा सेकंड हमारा इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फ़ंड, जिसकी आजकल बहुत बात होती है। म्यूचुअल फ़ंड में आप अपना पैसा मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट को दे देते हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड होता है, म्यूचुअल फ़ंड का एक्सपर्ट होता है, उसका लाइसेंस धारक होता है। और बड़े बड़े फ़ंड हाउस आपकी तरह बहुत से लोगों का पैसा वो मैनेज करता है, और वो नए अलग अलग तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके वहाँ से रिटर्न कमाता है। तो उसमें उसको हम जो ये काम करेगा, बट नेचुरल है, वो अपनी फ़ीस भी लेगा, उसमें उसको फ़ीस दे दी जाती है, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक्सपेंस रेशियो मीन्स उस बंदे का खर्चा या उस फंड हाउस का खर्चा ये हमारे में से कटता है। एक और इसमें खर्चा होता है एग्ज़िट लोड का। तो एग्ज़िट लोड अलग अलग टर्म पे अलग अलग फंड्स में होता है। किसी में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, किसी में साल का होता है। अगर आप उस अवधि से पहले आप फंड्स को विड्रॉ करेंगे तो आपके ऊपर एग्ज़िट लोड लग जाएगा। तो ये 2 खर्चे इसमें पड़ते हैं। अदरवाइज़ आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें सेफ़ रहती है। और अगर आपने इक्विटी वाले म्यूचुअल फ़ंड में अपना पैसा लगाया है, तो आपको 9 से लेके 12 से 15% तक, 9 से 15% तक की रिटर्न आपको मिल सकती है, जो फ़िक्स डिपॉज़िट से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी म्यूचुअल फ़ंड में एक और वैरायटी होती है डेट फ़ंड की। डेट फ़ंड मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो पैसा लगाते हैं, उसमें रिटर्न तो थोड़ी सी कम होती है, इक्विटी के मामले में काफ़ी कम होती है, और वैसे फ़िक्स डिपॉज़िट के मुकाबले ये ज़्यादा होती है। इसके अलावा सेक्टोरल फ़ंड होते हैं, जो डिफरेंट सेक्टर में लगाते हैं। कोई फार्मा सेक्टर में लगाता है, कोई आईटी सेक्टर में लगाता है, कोई किसी और सेक्टर में लगाता है, कोई निफ्टी 50 में लगाता है, कोई निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगाता है। निफ्टी 50 का मतलब है जो हमारी एक्सचेंज है ना, हमारे पास 2 एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पे शेयर सारे ट्रेड होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है। इसमें जो पहले 50 कंपनी है, पहली टॉप की जो 50 कंपनी है, जो सबसे अच्छी मैनेज और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसको निफ्टी 50 कहा जाता है। और उससे नेक्स्ट 50 कंपनी 51 से लेके 100 तक, उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं। इसके अलावा जो मझोले आकार की फर्म्स होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, उसको मिड कैप फर्म्स भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो उससे भी छोटी कंपनीज़ होती हैं, उनको हम स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। आमतौर पे स्मॉल कैप इंडस्ट्री और मिड कैप इंडस्ट्री में प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा होता है, बट उतना ही ये रिस्की होता है। लार्ज कैप कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, विप्रो हो गई, आपकी मारुति हो गई, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो जल्दी से ना तो इनका भाव गिरता है और ना ही इनके कंपनी के फेल होने के चांसेस होते हैं। बट ये इनका रिटर्न, क्योंकि पहले ही ओवर प्राइस्ड होती हैं, तो इनका रिटर्न भी उतना ही आता है। लार्ज कैप फंड्स में रिटर्न आपका, जैसे मैंने बताया, 9 से लेके 15% तक आ सकता है। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, बट उसमें आपको ज़्यादा देर इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा। अगर आपने बच्चे के नाम पे म्यूचुअल फंड लिए, आपका टाइम होराइज़न 10 से 15 साल है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप किसी सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से सलाह लेके ही ये सारी इन्वेस्टमेंट्स करें। और कुछ पैसा आप अपनी इक्विटी में डालें, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, कुछ आप गोल्ड वगैरह में भी डाल सकते हैं। गोल्ड की रिटर्न, हाँ, एक और रिटर्न का है, क्योंकि गोल्ड धीरे धीरे बढ़ता रहता है और इसकी स्टेडी ग्रोथ है, बीच में अप डाउन होता रहता है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये स्लोली ग्रोथ करता रहता है। 8 से लेके 12% तक की ग्रोथ ये आराम से दे देता है। इसी तरह चांदी भी इसी तरह मेटल है। तो हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए कि
कुछ पार्ट सोने चांदी में, कुछ पार्ट इक्विटी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, कुछ पार्ट डेट म्यूचुअल फंड में, है ना। और हमें कैश की ज़रूरतों के लिए फ़िक्स्ड डिपॉजिट हम रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा इन्वेस्टमेंट का ज़रिया है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जैसे आपको पता ही है कि प्रॉपर्टीज़ को बाय करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और आमतौर पे जो नए निवेशक होते हैं ना, उनके पास इतना पैसा होता नहीं है, तो उसमें हमें करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। उसमें हमें करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है। उसमें एक और बड़ी समस्या आती है कि लिक्विडिटी की। जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो हो सकता है उसका ग्राहक आपको ना मिले, लेट मिले, या इसी तरह से आप परेशान हों, तो वो आपको परेशानी एक आ सकती है। तो उसमें 2 प्रॉब्लम है। इसमें भी रिटर्न 12 से 15, और अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टी कोई मिल गई तो आपके पैसे भी डबल हो सकते हैं, बट कब डबल होंगे इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी और जगह टू जगह। अगर बड़े शहर में है तो हो सकता है कि आपके जल्दी बढ़ जाएं और गिर भी जाते हैं, तो इसमें दोनों चांस हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक और तरीका है शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करना। उसमें RIET फंड्स होते हैं जो शेयर की तरह ही ट्रेड होते हैं। इसमें मिनिमम 400 रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस में इसमें रिटर्न ठीक ठीक सी आती है, रियल एस्टेट के बराबर नहीं आती है। इसके अलावा हमारे पास ETF आते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, बट उसमें खर्चा काफ़ी कम होता है। तो ऐसे ऐसे ETF में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से तरह के ETF आते हैं, वो कोई ना कोई ETF किसी न किसी फंड इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। जैसे निफ्टी 50 हो गया, मिड कैप हो गया, इसी टाइप से कई तरह के फंड्स को ये रेप्लिकेट करते हैं। इसमें भी अच्छा रिटर्न आता है। जैसे CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, और भारत 22 है, इसी तरह निफ्टी 50 है, निफ्टी 20 के नाम से जाना जाता है, और इसी तरह से गोल्ड निफ्टी है। तो इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट में आप शेयर मार्केट की तरह ट्रेड कर सकते हैं, और इनमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होती है, एग्जीक्यूट होता ही नहीं है, और तुरंत जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, स्टॉक मार्केट चल रही है, तो तुरंत आप ट्रेड डालेंगे, तुरंत आपका बिक जाएगा। तो इसमें ये फ़ायदा रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसमें कुछ फ़िक्स्ड इनकम होती है 9 से 11% की, वो उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। और ये हो गए आपके कुछ जो मैंने इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट के रूट्स हो गए। इसके अलावा आप पीयर टू पीयर भी लैंडिंग कर सकते हैं, किसी को पैसे दे दिए उधार, और ये सबसे रिस्की काम होता है वैसे तो, और उससे आपने कुछ इंटरेस्ट लेना रख लिया, या स्टार्टअप फंड्स में, स्टार्टअप में लगा दिए, ये भी काफ़ी रिस्की और काफ़ी पैसे वाला काम होता है। नए निवेशक के लिए बस में ये भी नहीं है। तो हम लोगों के बस में तो जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, ETF हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, और RIET हो गया, है ना, रियल एस्टेट वाले फंड्स हो गए, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें हमें कांस्टेंट रिटर्न अपनी मिल सकती है और मिलती रहती है, और आप थोड़े थोड़े से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डीमैट खाता खोलना चाहिए। डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइज। पहले जितने भी शेयर मिलते थे, कागज़ के सर्टिफिकेट मिलते थे, जैसे हमें 9वीं 10वीं का सर्टिफिकेट मिलता है कागज़ का, आने वाले टाइम में ये भी डिजिटल होने वाला है ना। उसके बहुत से ब्रोकर हैं, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, बहुत से तरह के ब्रोकर हैं। उसमें जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप खाता खोल सकते हैं। उसके लिए आपको आधार और पैन कार्ड चाहिए होगा। आधार और पैन कार्ड दोनों आप आधार कार्ड तो मेरे को लगता है सबके पास होगा ही। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो भी 100-200 रुपये दे के बनवाया जा सकता है ऑनलाइन। नहीं तो आप किसी CSC के पास चले जाएं। बहुत से लोग
आपका अप्लाई कर देंगे तो वो पैन कार्ड आपका आ जाएगा। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक बैंक अकाउंट जो इसके साथ लिंक हो सके, और आम तौर पे ये खाते फ्री में खुल जाते हैं। इसमें आप एज़ लो एज़ 100 रुपीज़ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ETF वगैरह में। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 10% अपनी मंथली इनकम का इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि कंपाउंडिंग से एक तो पैसे ये बढ़ेंगे, और सेकेंडली आपको जब पैसे जमा करने की आदत पड़ जाएगी तो आपके ये धीरे धीरे स्टॉक का प्रोफाइल बढ़ता जाएगा, और आपका काफ़ी अच्छा फ़ंड 5-7 साल में इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप कोई और इनको लेवरेज कर सकते हैं और इसमें से रेगुलर इनकम बना सकते हैं। सो दोस्तों, ये मैंने कुछ आसान भाषा में अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है आप लोगों के फ़ायदे के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो ये भी मेरे को बताना। धन्यवाद। और अच्छे मेरे को बताओ कि कौन कौन से टॉपिक आपको इंटरेस्ट करते हैं और किस टॉपिक पे आप सीखना चाहते हैं पैसा कमाने के बारे में। धन्यवाद।